भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर, इन्हें कोई याद दिलाए कि अब कोरोना नहीं है देश में, फिर किसी से हाथ मिलाने में कैसा गुरेज। बच्चे तक से हाथ नहीं मिलाया, लेकिन कंधे पर हल्का सा हाथ तो है, माने इन्हें पता है कोरोना खत्म हो गया है। फिर क्या दिक्कत है? जवाब तो खुद आगरकर ही दे सकते हैं। जवाब इस बात का भी देना होगा कि बगैर किसी बेहतरीन परफॉर्मेंस के हर्षित राणा टीम में चुने जाते हैं, बगैर किसी ठोस वजह रोहित से वनडे की कप्तानी छीनी जाती है, तो इसका ठीकरा सिर्फ कोच गौतम गंभीर पर ही क्यों फूटता है। रोहित को कप्तानी से हटाने पर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी स्टीन हार्मिसन ने चेतावनी दी, ये अजीत आगरकर के लिए एक मुश्किल अंत हो सकता है। अगर कोई यहां जीतता है तो वो विराट कोहली और रोहित शर्मा होंगे, ना कि अजीत आगरकर। यहां पर हार्मिसन अपने बयान के जरिए उस कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं जो सेलेक्टर माने अजीत आगरकर और रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों के बीच हो सकती है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जिस संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिलने पर पहले गौतम गंभीर आड़े हाथों लिए जाते थे, अब उस लिस्ट में अजीत आगरकर भी शामिल हो गए हैं। जब ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए चुनी गई तो वनडे स्क्वाड में संजू सैमसन का नाम गायब था, उनकी जगह ध्रुव जुरैल को चुना गया था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर तो बहस छिड़ी ही, बल्कि पूर्व क्रिकेटर भी मैदान में आ गए। जैसे मोहम्मद कैफ ने कहा कि संजू की जगह ध्रुव जुरैल को चुनना ठीक नहीं है। माने बहुत से सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द अजीत आगरकर भारत के चीफ सेलेक्टर्स बने बैठे हैं। हालांकि हम आज के इस वीडियो में आपको अजीत आगरकर की क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में बताएंगे और इनसे जुड़े विवादों के बारे में भी। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 4 दिसंबर 1977 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मे अजीत भालचंद्र आगरकर का क्रिकेट का सफर बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में वो एक बल्लेबाज थे और बचपन में उन्होंने क्रिकेट बल्लेबाजी करके शुरू की थी। एक समय था जब उन्हें अगला सचिन तेंदुलकर कहा गया था। हालांकि आगरकर खुद मानते हैं कि ये तुलना थोड़ी बेतुकी है। संयोग से उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ एक ही कोच रमाकांत आचरेकर से क्रिकेट के गुण सीखे। मुंबई क्रिकेट की नर्सरी माने जाने वाले गाइल्ड शील्ड में अजीत ने एक तिहरा शतक भी बनाया था। इस वक्त अजीत आगरकर 15 साल के थे। माने अजीत आगरकर एक प्रॉपर बल्लेबाज थे। ऐसे में सवाल ये कि वो अचानक भारत के लिए प्रमुख गेंदबाज कैसे बन गए? तो ये सब कुछ अचानक हुआ। अजीत के अनुसार गेंदबाजी बस हो गई। उन्हें पहली बार यह एहसास तब हुआ जब वो इंडिया अंडर 17 टीम के साथ इंग्लैंड के दौरे पर थे और उन्हें लगा कि वो बाउंसर फेंक सकते हैं। आगरकर मानते हैं कि गेंदबाजी सही समय पर शुरू हुई, क्योंकि उस समय मुंबई टीम में कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे और केवल एक बल्लेबाज के रूप में टीम में अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं होता। इस तरह अजीत आगरकर गेंदबाज के तौर पर आगे बढ़े। अजीत आगरकर कहते हैं उन्हें अपनी डेब्यू डेट याद रखने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये अप्रैल का दिन था, माने अप्रैल फूल वाला दिन, 1 अप्रैल। जब आगरकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना डेब्यू कर रहे थे तो कोची में टेम्परेचर करीब 50 डिग्री था। इस भीषण गर्मी में अजीत आगरकर ने ठीक ठाक गेंदबाजी की थी और 5 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया था। भारत ने यह मैच जीत लिया था। जैसा अक्सर होता है कि पहले मैच में सिलेक्शन के वक्त अक्सर खिलाड़ियों को पता नहीं होता और अचानक हो जाता है। हालांकि आगरकर के साथ मामला थोड़ा उल्टा था। उन्हें इस बात की जानकारी थी, क्योंकि पाकिस्तान दौरे पर उन्होंने भारत ए के लिए अच्छा खेला था। हालांकि डेब्यू से पहली वाली रात का एक किस्सा जरूर है। उस वक्त मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे और अंशुमन गायकवाड़ कोच थे। उस रात आगरकर ने अपना कमरा दिग्गज बल्लेबाज विनोद कांबली के साथ शेयर किया था, जो उस वक्त टीम में वापसी कर रहे थे। आगरकर को याद है कि कांबली खर्राटे लेते थे, मगर वो अपने रूममेट्स के लिए काफ़ी अच्छे थे और उन्हें ये कह देते थे कि वे पहले सो जाएं, क्योंकि अगर देर हुई तो खर्राटों के कारण बाकी लोग सो नहीं पाएंगे। आगरकर का करियर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 21 गेंद में अर्धशतक मार दिया था। इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 4 शतक और 16 अर्धशतक दर्ज हैं। मगर आगरकर के नाम खराब दौर भी हैं। जैसे उनके नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 7 बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड है। यह खराब दौर 1999 में शुरू हुआ, जब उन्होंने एडिलेड में दूसरी पारी में एक गोल्डन डक बनाया। इसके बाद मेलबर्न में एक और गोल्डन डक आया। उन्होंने बताया कि मार्कवो को जब टेलेंडर्स को आउट करने के लिए लाया गया, तब मेलबर्न में उन्होंने एक किंग पेयर माने दोनों पारियों में 0 बनाया। ये सिलसिला आगे बढ़ा। सिडनी में चौथी पारी में एक गोल्डन डक फिर से,
फिर सिडनी में दूसरी पारी में वो अपनी पहली गेंद से बचे, लेकिन दूसरी गेंद पर आउट हो गए। ये उनका छठा 0 था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 मुंबई में आया, यहाँ वो 12 गेंदों में 0 और फिर 15 गेंदों में फिर से 0 पर आउट हुए। हालांकि इस निराशाजनक स्थिति के बाद एक ऐसा शतक आया जिसने पिछले सारे गम भुला दिए, लॉर्ड्स शतक। अगरकर ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अपनी बल्लेबाजी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जब उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 109 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली। उन्होंने ये सिलसिला तब तोड़ा जब उनके 7 शून्यों के बाद अन्य टीमों के खिलाफ उनके स्कोर 6-0-1-2-10 थे। ये शानदार शतक लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर उनका नाम दर्ज कराता है। ये उनकी बल्लेबाजी थी, लेकिन एक गेंदबाज के तौर पर उनका सबसे यादगार पल रहा एडिलेड टेस्ट। ये बात 2003-4 की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगरकर ने दूसरी पारी में 41 रन देकर 6 विकेट लिए। इन रिकॉर्ड्स के अलावा आगरकर कुछ क्रिकेट के किस्से भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने कुछ महान खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया जिनसे उनकी गहरी दोस्ती है। आगरकर एक किस्सा सुनाते हैं वीवीएस लक्ष्मण के पैड से जुड़ा हुआ। आगरकर कहते हैं, जब लक्ष्मण ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू शतक ब्लूमफोंटेन में बनाया तो वो आगरकर के पैड इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लक्ष्मण को उस टेस्ट सीरीज के लिए चुने जाने की उम्मीद नहीं थी और उनके खुद के पैड नहीं पहुंचे थे। इस बीच अगरकर ये भी बताते हैं कि करियर में उन्हें कौन से बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा चुनौती दी। अगरकर के अनुसार रिकी पोंटिंग, मैथ्यू हेडन, अरविंद डिसिल्वा, जैक स्कैलिस और एडम गिलक्रिस्ट सबसे खतरनाक थे। उन्होंने गिलक्रिस्ट के बारे में कहा कि उन्हें रोका नहीं जा सकता था, उन्हें खुद ही आउट होना पड़ता था। हालांकि अगरकर को भी कुछ बल्लेबाजों को गेंदबाजी करनी पसंद थी, जैसे पाकिस्तान के सईद अनवर। अगरकर ने अनवर को 10 बार आउट किया था, फिर क्रिस गिल को 7 बार और एडम गिलक्रिस्ट और जावेद मियांदाद को 6-6 बार। टेस्ट हो या वनडे, दोनों फॉर्मेट में अजीत अगरकर ने बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन नए बल्लेबाजों के आने पर उन्हें नजरअंदाज की झेलनी पड़ी। कारण था उनका इकोनॉमी। 2002 के बाद अजीत अगरकर ने टीम के लिए विकेट तो लिए, लेकिन उनका इकोनॉमी कम नहीं हुआ। अजीत के पास दूसरा विकल्प बैटिंग का था, लेकिन उसके लिए भी टीम इंडिया में पर्याप्त बल्लेबाज थे। ऐसे में 2003-4 के करीब इरफान पठान सरीखे बल्लेबाजों के डेब्यू के चलते अजीत अगरकर थोड़ा पीछे जाने लगे। इस तरह धीरे धीरे उनका करियर ढलान पर आया और उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा। अगरकर के करियर की बात करें तो 26 टेस्ट खेले हैं, 58 विकेट लिए हैं और 571 रन बनाए हैं। 191 वनडे खेले हैं, 288 विकेट लिए हैं 5.7 की इकोनॉमी से और 1269 रन बनाए हैं। 4 T20 खेले हैं, 3 विकेट लिए हैं, 15 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों के साथ लंबे वक्त के बाद अजीत अगरकर बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर्स बने और बहुत से विवादों को साथ लेकर चले। क्रिकेट से दूर अजीत अगरकर की निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी उनकी क्रिकेट वाली जिंदगी। 2002 में उन्होंने फातिमा घड़ियाली से शादी की। ये एक अंतरधर्मीय विवाह था। अजीत हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे और फातिमा मुस्लिम। दोनों की मुलाकात फातिमा के भाई मजहर घड़ियाली के जरिए हुई थी। मजहर अजीत के दोस्त थे, में घरेलू क्रिकेट खेलते थे। फातिमा अक्सर अपने भाई के साथ मैच देखने जाती थी, जहां अजीत से मुलाकात हुई। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार। 2001 तक उनकी रिश्ते की खबर सबको पता चल गई। 9 फरवरी 2002 को मुंबई में दोनों की शादी हुई। शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार थे। रिसेप्शन में भारतीय क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी आए थे। अजीत और फातिमा का एक बेटा है, राज अगरकर। फिलहाल तो रोहित की कप्तानी को लेकर विवादों में चल रहे हैं अजीत अगरकर। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि साल 2027 के विश्व कप में जब रोहित 40 साल के होंगे, इस वक्त उनकी फॉर्म खराब हुई तो अचानक किसी कच्चे खिलाड़ी को टीम की कमान नहीं दे सकते हैं। ऐसे में शुभमन गिल को अभी से कप्तानी देना एक रणनीति का हिस्सा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।